स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका, विपक्षी गठबंधन इंडिया को मिल सकती है इतनी सीटें। एक और बड़ी अपडेट, बहुत हो चुका, अब इजराइल पर बरसेगा हमास, याह्या सिन्वार ने किया ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हिजाब पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना। एक और बड़ी अपडेट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को दी मंजूरी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल, दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को झटका, विपक्षी गठबंधन इंडिया को मिल सकती है इतनी सीटें। दरअसल दोस्तों, हाल ही में हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। बता दें, आम चुनाव में एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया है। वाईएसआर, कांग्रेस, बीजेडी, बीएसपी और अन्य दल भी इसमें शामिल है। बता दें, हिंदी भाषी राज्य में बीजेपी को जीत के बाद उम्मीद है यही परिणाम लोकसभा चुनाव में भी बदलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने दक्षिण के राज्यों में है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को उम्मीद है कि वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें हासिल करेगा। इस बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने दक्षिण भारत रीजन के लोकसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल किया है। इसमें एनडीए को झटका लगता दिख रहा है। बता दें, दक्षिण भारत रीजन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार शामिल है। यहाँ 132 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में इस रीजन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इतनी सीटें जिसके पास भी जाएगी उसे काफी फायदा हो सकता है। बता दें, ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ की 132 सीटों में से एनडीए को खाते में 20 से 30 सीटें जा सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया 70 से 80 सीटें हासिल कर सकता है। इसके अलावा अन्य को 25 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। चलिए अगली खबर, बहुत हो चुका, अब इजराइल पर बरसेगा हमास, याह्या सिन्वार ने किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, हमास और आतंकी इजराइल के बीच भीषण जंग चल रही है। इसी बीच गाजा पट्टी में छुप कर रह रहे हमास के नेता याह्या सिन्वार की एक चिट्ठी से सनसनी मची हुई है। बता दे के कहा जा रहा है कि सिन्वार ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो को एक चिट्ठी भेजी है। बता दे के जानकारी के मुताबिक सिन्वार ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ के खिलाफ नई और आक्रामक जंग की तैयारी की है। सिन्वार ने इजरायली आतंकी सेना को पूरी तरह से तबाह करने का फैसला किया है। बता दें, हमास और इजराइल के बीच भीषण जंग चल रही है। इसी बीच गाजा पट्टी में छुप कर रह रहे हमास नेता याह्या सिन्वार की एक चिट्ठी से सनसनी मच गई। बता दें कि सिन्वार ने इजरायली सेना को पूरी तरह से तबाह करने की कसम खाई है। बता दें, हमास नेता सिन्वार की चिट्ठी के मुताबिक गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मौजूद इजरायली सैनिकों में से अब तक 5000 इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें से 1/3 सैनिकों को मारे जाने का दावा किया गया है। इसके अलावा हमास की जवाबी कार्रवाई में आईडीएफ के 5000 सैनिकों में से 1/3 सैनिकों को घायल होने और 1/3 सैनिकों के स्थायी तौर पर अपंग हो जाने का दावा किया गया है। बता दें कि इजरायली एजेंसी सिनबोट के पूर्व अधिकारी रिचबर्ग ने भी इजरायली मीडिया में लिखे अपने लेख में माना है कि गाजा में हमास के लड़ाकों गोरिल्ला वार के जरिए इजरायली सैनिकों पर घातक हमला कर रहे हैं। इस इलाके के चप्पे चप्पे से व्यापक हमास के लड़ाकों मारने से नहीं डर रहे हैं। रिचबर्ग के मुताबिक इजराइल सरकार अपने लोगों से लड़ाई के बारे में सही बात नहीं बता रही है। बता दें कि 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई में हुई वॉर कैबिनेट की बैठक में भी बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों को मारे जाने पर चर्चा हुई। वॉर कैबिनेट में मौजूद कई मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक में आईडीएफ चीफ को पेश होने की मांग की और ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर पूरी सच्चाई पेश करने के लिए कहा गया। चलिए अगली खबर, हिजाब पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के कर्नाटक में सत्ता माने के 7 महीने बाद भी हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए आदेश नहीं जारी करने को लेकर सोमवार को राज्य सरकार की आलोचना की। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कश्मीर में भारतीय सैन्य कर्मियों की हत्या की निंदा की। हैदराबाद के सांसद ने कश्मीर में 3 नागरिकों की हत्या में कथित रूप से
में शामिल कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की। इन लोगों को कथित तौर पर पूछताछ के लिए पकड़ा गया था और बाद में उनके शव मिले। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, 7 महीने क्यों लगे और वो पीछे क्यों हट रही है। एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कहते हैं कि आप जो चाहे पहन सकते हैं और फिर 1 घंटे के भीतर वो कहते हैं कि हम अभी निर्णय लेना है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कर्नाटक के मुसलमान निराशा महसूस कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ने आश्चर्य जताया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को ऐसे आदेश जारी करने से कौन रोक रहा है जिसमें सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को स्पष्ट किया कि प्रशासन केवल राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है और सरकारी सतह पर चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। चलिए अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को दी मंजूरी। दरअसल दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में हाल ही में पारित हुए 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को सोमवार 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। इससे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को अब कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें, अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी के भारतीय न्यायाधीश संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य संहिता से बदला जाएगा। बता दें, इन विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने समापन टिप्पणी में कहा था कि इतिहास रचने वाले ये 3 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। उन्होंने हमारे आपराधिक न्याय क्षेत्र की औपनिवेशिक विरासत को बेड़ियों को खोल दिया है जो देश के नागरिकों के लिए हानिकारक और विदेश शासकों का पक्ष लेती थी। दोनों सदनों से 141 विपक्षी सदस्यों के निलंबन के बीच विधेयकों को 20 दिसंबर को निचले सदन में पारित किया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में विधेयकों का बचाव किया था। बता दें कि अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया था कि ये औपनिवेशिक योग के आपराधिक कानून से हटकर है, जिससे ध्यान सजा और निवारण से हटकर न्याय और सुधार पर केंद्रित होगा। उन्होंने जोर दिया कि आपराधिक न्याय प्रणाली को केंद्र में नागरिक होंगे। उन्होंने कहा था कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक नई शुरुआत होगी जो पूरी तरह से भारतीय होगी। साथ ही कहा था कि इन कानूनों को लागू होने के बाद तारीख पर तारीख का योग खत्म हो जाएगा। बता दें, अमित शाह ने तीनों विधेयकों को संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किया था, लेकिन बाद में उन्हें गृह मामले की स्थायी समिति को भेज दिया था। पिछले महीने पैनल ने प्रस्तावित बिलों पर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें विभिन्न बदलाव का सुझाव दिया था। पैनल की कुछ सिफारिशों को शामिल कर लिया गया है। 12 दिसंबर को केंद्र ने अगस्त में पेश किए गए पिछले संस्करणों को वापस लेते हुए निचले सदन में भारतीय न्याय संहिता समेत इन संशोधित आपराधिक विधेयकों को फिर से पेश किया था।